Hello and welcome back to the channel. This channel is mainly dedicated to BPSC preparation. इस वीडियो में हम ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए वेरियस एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनली आपको रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाते हैं कि ये चार्टर एक्ट है और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। लेकिन हम इस बार ऐसा नहीं करेंगे। हम इन एक्ट के पीछे लाने का ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव होता था कि उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ठीक करना था। हम वो जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक्ट बाय एक्ट, एक एक्ट से दूसरे एक्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इतना केपेबल क्यों बनाया कि आज भी हमारा कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इस सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है। और ये आप वीडियो के अंत तक जान जाएंगे कैसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले एक छोटी सी बात समझिए कि एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहले एक बात समझिए कि 1773 के पहले जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था वो उतना चैनलाइज नहीं था, उतना वेल डिफाइंड नहीं था। तो 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिशर्स ने समझा कि सबसे पहले उन्हें एक गवर्नर जनरल काउंसिल का उन्होंने स्थापना किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करने के लिए। जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल को हम जीसीसी से डिनोट करेंगे इस पूरे वीडियो में। और आप देखिएगा यही जीसीसी आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पोर्टफोलियो बनता है और फिर आज जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन रेलवे देखेगा, कौन माइंस देखेगा, कौन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देगा, ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप इस जीसीसी पे फोकस कीजिए। और यही वो जीसीसी है जिसमें आने के लिए मॉडरेट्स, जो आगे चल के आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट विंग में डिवाइड हुआ था। तो ये जो मॉडरेट्स थे वो इसी जीसीसी में एंटर करना चाहते थे क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करता था जो कि ब्रिटिश कॉलोनी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिफाइन किया करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो गवर्नर होते थे बंगाल के, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया। मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल इज नाउ नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये ऐसा फर्स्ट जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मेनली एक गवर्नर जनरल काउंसिल की बॉडी को सेटअप करता है जिसका जिसमें गवर्नर जनरल थे, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और 4 काउंसिल मेंबर्स थे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उनके अंडर जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे थे वो दोनों उनके सबॉर्डिनेट में काम करते थे। मीन्स ही वॉज सुपीरियर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज सुपीरियर टू मद्रास एंड बॉम्बे, वो इनके जुरिस्डिक्शन में ही आते थे। अब आगे आप देखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में, जस्ट उसके 11 साल बाद। पिट्स इंडिया एक्ट में इस जीसीसी को फिर से रीडिफाइन किया गया। जीसीसी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो थे ही, प्लस जो पहले 4 मेंबर थे उनको घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया, 1 मेंबर रिड्यूस किया गया। और अभी भी इस टाइम तक 1784 तक भी जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के सबॉर्डिनेट नहीं थे। मीन्स बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज सुपीरियर टू दैट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। अब हम चलेंगे चार्टर एक्ट 1833। ये चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। मीन्स अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। और इनका जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया पे था, थ्रू आउट द इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। एट द सेम टाइम ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट चूंकि ये पोस्ट अबॉलिश हो गया था इसलिए ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो 1821 में 1811 के चार्टर एक्ट के साथ जो कंपनी को 20 ईयर्स का लीज दिया गया था, 20 ईयर पीरियड का लीज दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया और कंपनी का सारा मोनोपोली एंड कर दिया गया था। ऑल द मोनोपोलीज वेर एंडेड थ्रू दिस चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था। ये आए कुछ और मकसद से थे, बट नाउ थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 EIC बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। अब से जो भी एक्ट्स पास होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाएंगे। अर्लियर ये सिस्टम नहीं था, पर क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने गवर्नर जनरल को ऑल इंडिया का पावर दिया था, थ्रू आउट इंडिया ही वॉज हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो अब जो भी ये गवर्नर जनरल एक्ट पास करेंगे दैट एक्ट विल बी नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस गवर्नर जनरल काउंसिल को जो जीसीसी था उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जाना जाने लगा। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रीडिफाइन हुआ था वो अभी भी वैसा ही था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर्स। जो 4th मेंबर था वो लॉ मेंबर ऐड किए गए थे और ये पहले लॉ मेंबर थे टीबी मकौले। आप मकौले मिनट्स पढ़ेंगे और मकौले कमेटी भी सेटअप किया गया था जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज या इंपीरियल सिविल सर्विसेज के लिए की रिकमेंडेशन देते हैं। और इनका रिकमेंडेशन एक टर्न पॉइंट था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। और प्लस इनका ये आगे जाकर के कोड्स को रीडिफाइन करते हैं, इंडियन पीनल कोड्स और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स। इसीलिए इनको क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज इसीलिए इन्हें आगे चल के लॉ के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माना गया है और बहुत कोडिफाई करने में इनका बहुत बड़ा रोल है।
तो अभी हमारा आप ध्यान दीजिए कि हमारा जीसीसी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। अभी हमारा जो जीसीसी चल रहा था, जीजीसी जो चल रहा था वो हमारा जीजीआई गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया +4 पे था। ठीक है, अब इसको बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया +4, और इसको बढ़ा, इसमें 6 और मेंबर ऐड किए गए। ये फर्स्ट टाइम था इंडियन हिस्ट्री में जब ब्रिटिशर्स ने अपने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिफाइन किया और अलग किया, कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव काम भी करेंगे और एग्जीक्यूटिव काम भी करेंगे। और ये जो जीसीसी था, जो जीजीआई +4 +6 ये मेंबर था, इसे मिनी पार्लियामेंट भी जाना जाने लगा, क्योंकि यही अपने आप में इतना पावरफुल था कि ये लॉ बनाता था और इसे पास करता था। जो 6 मेंबर ऐड किए गए थे चार्टर एक्ट 1853 के बाद, वो 6 देवर नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, और वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय पे। 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में आईसीएस को ओपन कंपटीशन के थ्रू किया गया, जो कि पहले मेरिट बेस्ड हुआ करता था। ये मैकॉले का रिकमेंडेशन ही था, इट वॉज ऑन बेस्ड ऑन मैकॉलेज रिकमेंडेशन। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को मौका दिया गया इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जीजीसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया +4 +6, जो कि मिनी पार्लियामेंट हुआ। अब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बाद गवर्नमेंट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जस्ट आप ये कॉन्सिक्वेंस है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें ईआईसी को कम्प्लीटली डिसबैंड कर दिया गया था, इसको कम्प्लीटली इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया गया था, और इसके जगह पे अब क्राउन डायरेक्टली अब इंडिया को कंट्रोल करेगी थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट +15 मेंबर्स। एक ये बॉडी बनाई गई थी जिसे क्राउन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती थी। ही वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और क्राउन ये इंडिया में होने वाले सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और इसे जवाब देना पड़ता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट अबॉलिश कर दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इमीडिएटली अबॉलिश कर दिया गया। और अब हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वॉइसरॉय, ये वॉइसरॉय का टाइटल ऐड हुआ था। यहाँ पर वॉइसरॉय का टाइटल ऐड हुआ था। अब हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1861 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1861, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इस चार्टर एक्ट के थ्रू जो पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया था कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम ये था कि जो भी आपके गवर्नर जनरल काउंसिल में थे, जीजीसी में थे, जो 4 और +6 मेंबर थे, उन सबको एक पोर्टफोलियो दे दिया गया था, मीन्स एक रोल से डिफाइन कर दिया गया था। आप पहले जान रहे हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बांट दिया गया था 1833 के द्वारा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो समय 6 थे उसे 6 से 12 बढ़ा दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, उसमें 5th मेंबर ऐड किया गया। जो 4 मेंबर थे वो था होम, मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस। लॉ को इस चार्टर एक्ट 1833 के तहत ऐड किया गया था, हमने देखा था मकौले थे। और पब्लिक वर्क्स को जो एज अ 6th मेंबर ऐड किया जाएगा 1874 में। तो ये पोर्टफोलियो हो गया, होम, मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये एक एक पोर्टफोलियो हो गया जो एक एक मेंबर हैंडल करेंगे। जैसा आज के सिस्टम में भी देखा जाता है, आज के गवर्नमेंट में भी देखा जाता है कि होम मिनिस्ट्री होता है, मिलिट्री जो आज के डिफेंस हो गए, रेवेन्यू आपका है, फाइनेंस हो गया, लॉ आपके हो गए मिनिस्टर। तो ये एक पोर्टफोलियो सिस्टम डेवलप किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल काउंसिल को में एक इंडियन पहली बार ऐड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को ऐड किया गया, और ये मॉडरेट्स का प्रेयर एंड पिटीशन पॉलिसी के तहत ही हुआ था। और इस इंडियन को जो नॉमिनेटेड मेंबर था, इलेक्टेड नहीं था। नॉमिनेशन कौन करता था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करते थे। और फर्स्ट इंडियन जो ऐड हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। और इस एक मेंबर को बढ़ा करके 3 मेंबर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो एक मेंबर था 1909 में उसको 3 मेंबर किया गया था। आगे चल के यही बॉडी इवॉल्व होती है। अगस्त 1940 के थ्रू जो वॉइसरॉय हुआ करते थे लिलित गो, उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए और उसमें मोर इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल रखा था। लेकिन ये उस समय के 3 मेन जो हमारे इंडिया में बॉडी हुआ करते थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तीनों ने इसे रिजेक्ट किया था। फिर जुलाई 1941 में सर तेज बहादुर सप्रू जो लिबरल पार्टी से थे, उन्हें इंक्लूड किया गया इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और ये वो टाइम था जब इंडियन were dominant in this executive council as compared to British in numbers। इंडियन के कंपैरिजन में ब्रिटिश बहुत कम हुआ करते थे और इंडियन वेर इन मेजॉरिटी इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
बाय जुलाई 1942, एक साल बाद ऑलमोस्ट ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फिर से एक्सपैंड करके 12 से 15 किया गया, 12 से 15 किया गया, और सर मलिक फिरोज खान नून ये डिफेंस मिनिस्टर ऐड किए गए इस काउंसिल में। और ये मिड जून 1946 के समय कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और एक्सपैंड करता है टू कंसिस्ट ओनली इंडियन मेंबर्स। अब इसमें ब्रिटिश मेंबर्स एक भी नहीं रहेंगे, सिर्फ इसमें इंडियन मेंबर्स रहेंगे। ऐसा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है और ये प्रपोज करता है। इसमें सिर्फ 2 नॉन इंडियंस रहेंगे, 2 नॉन इंडियंस, एंड दोज 2 विल बी वॉइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ। सिर्फ वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ रहेगा, बाकी इसमें टोटल सिर्फ इंडियंस रहेंगे, ये 2 सिर्फ नॉन इंडियंस रहेंगे। फिर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक काम करती है, और यही वो डेट था जब पावर ट्रांसफर किया गया था टू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इतने दिनों तक सरकार काम करती है और फिर ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसके मेंबर्स पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है और वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम में भी बार बार देखा गया है। तो ये रहे पोर्टफोलियो उस टाइम के और ये मेंबर्स। तो वॉइसरॉय और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वेवेल और माउंटबेटन दोनों थे। जो वाइस प्रेसिडेंट था ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर जो थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसमें 2 ब्रिटिशर्स थे, एक वॉइसरॉय और एक कमांडर इन चीफ। 2 ब्रिटिशर्स थे, एक वॉइसरॉय और एक कमांडर इन चीफ। 10 कांग्रेस पार्टी के थे और 5 मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, 5 मुस्लिम लीग के लीडर्स थे। होम एंड आई भी मिला था वल्लभ भाई पटेल को। डिफेंस बलदेव सिंह, एजुकेशन राजगोपाल चारी, फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे को आसिफ अली, लेबर जगजीवन राम, फाइनेंस लियाकत अली खान, जो कि लियाकत पैक्ट भी आता है 1942 में। हेल्थ गजनफार अली खान, लॉ जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि मुस्लिम लीग के थे। यहाँ ये 3 लोग मुस्लिम लीग के थे और टोटल 5 लोग मुस्लिम लीग से थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मैंने बता दिए थे जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में थे। और ये जो 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्ट्री या लेबर पोर्टफोलियो में कौन से लीडर थे, तो ये जगजीवन राम थे। 67 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने देखा कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1774 से लेकर के 1947 तक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये इवॉल्व हुआ। 1861 में जाकर के पोर्टफोलियो सिस्टम आया, और जो कि आज तक फॉलो किया जाता है इस पोर्टफोलियो सिस्टम को। आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस कैबिनेट में इनको ये पोर्टफोलियो मिला और इस कैबिनेट में उनको वो पोर्टफोलियो मिला। सो दिस वाज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट को समझाने का था। होप ये वीडियो आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेगा। अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।